तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना हमारा बीम जो है डिफ्लेक्ट हुआ है, उसके अगर हम टेंजेंशियल लाइन खींचें, ठीक है, टेंजेंशियल लाइन खींचें और एंगल काउंट करें, तो हमें जो हमारा एंगल मिल रहा है उसे हम स्लोप कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस बीम के अगर बात करें, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं ये है सपोर्ट के पास जो है वो मैक्सिमम एंगल बनता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बीच में मिडल पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लमसम बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लमसम बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं स्लोप होगा कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे वही हमारा जो है थीटा वैल्यू यानी कुछ वैल्यू मिलेगी। अलग अलग बीम के लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं, तो वह तो मैंने इसे आपको बस ऐसे बताने के लिए समझा दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ये डिफ्लेक्शन हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो मेरे भाई जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के, ठीक है। और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, EI, ठीक है, यानी कि यंग्स मॉडुलस इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप ये करेंगे तो आपको जो मिलेगा मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है जी। और ये जो है डिफ्लेक्शन हमारा वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो डिफ्लेक्शन वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। या फिर अगर हम डिफ्लेक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसके थ्रू जो हम अपने बीम को या फिर जो भी हमारा मेंबर है जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है उसे क्या हम डिक्रीज कर सकते हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू को, तो हाँ ऐसे भी कुछ मेथड्स हैं। क्या क्या, तो प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्गर मटेरियल, अगर हम स्ट्रॉन्गर मटेरियल यूज़ करें तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होने के कम चांसेस होंगे। और अगर दूसरी बात करें तो इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ बीम, अगर हमारी बीम की हम डेप्थ को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम अपने बीम की डेप्थ को बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं जो है उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिफ्लेक्शन हो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके बाद बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ बीम, अगर हम लेंथ को भी घटा देंगे, ठीक है, अगर हमारी जो लेंथ है उसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी अपने जितने भी क्लासेस हैं उनमें मैंने बताया था कि जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके साइज़ के, यानी कि अगर आपका साइज़ छोटा होगा तो आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा, और अगर आपका साइज़ जो है वो छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर साइज़ आपका बड़ा है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उसी पे ये भी बेसिस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है इन स्लोप और डिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड। क्या है, पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसे हम यूज़ करते हैं तब जब हमारा जो बीम पे लोडिंग है वो कैसा है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये किस बेसिस पे बैठा है तो आप इसमें देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि एज्यूम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है जो भी हमारा बीम होता है, ठीक है, जो भी उसमें लोडिंग कंडीशंस है वो कैसी हैं, सिमेट्रिकल है। जो आपका बीम है वो कैसा है, प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मतलब ओवरऑल लेंथ में जो है जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है या फिर क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, तो उसे हम प्रिज्मेटिक बीम कहते हैं। तो प्रिज्मेटिक बीम है और उसमें सिमेट्रिकल लोडिंग है। इसके बाद अगर हम क्या करें, अगर हम इसी थीटा को क्या कर दें, अगर हम इसी थीटा को मतलब इस थीटा को ना, ये जो हमारा वैल्यू निकला है dy/dx, ठीक है, ये जो हमारा dy/dx का वैल्यू निकला है वो क्या है, हमारा थीटा है, ठीक है। मान लिया हमने हमारा ये मिल गया हमको स्लोप, ये हमारा है डिफ्लेक्शन। हमने डिफ्लेक्शन का एक्स मतलब एक्स के इस पे एक्स के क्या बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट में हमने इसे क्या कर दिया, ये कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमें क्या मिल गया, हमें स्लोप मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसे एक बार और कर दें, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, डबल डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, d² का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, 1/r के, यानी कि कर्वेचर के, ठीक है। और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे फ्लेक्सुरल फार्मूला में अप्लाई करके हम मोमेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, m=EI d² का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है, मैंने आपको SFD BMD चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो आपका m होता है अगर हम उसका स्लोप निकालें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है शेयर फोर्स। तो फिर हमने वही चीज़ यहाँ पे भी कर दिया। हमें अगर बात करें हम इस dm/dx के अकॉर्डिंगली, हमें m का वैल्यू हमें ये मिला ही है, हम यहाँ पे बस इस m के वैल्यू को जो है इसके थ्रू जो है रिप्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा F यानी शेयर फोर्स EI d³y/dx³, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है। बस जो ये है हम इसमें मतलब बार बार डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं और हमें जो है एक नया वैल्यू मिलते जा रहा है, ठीक है। और अब देखिए मैंने आपको और बताया था एक चीज़ कि जो आपका स्लोप ऑफ शियर फोर्स होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स वो हमें देता है रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग देता है। तो फिर हम इसे चाहें तो फिर से हम जो है इसमें मतलब फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी हाँ फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा रेट ऑफ लोडिंग, क्या EI d⁴y/dx⁴। इसको अगर हम करेंगे, इसका अगर हम मतलब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रेट ऑफ लोडिंग को, जिसे हम -w से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। और अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो डबल इंटीग्रेशन नाम रखा गया है और हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि हमें जो है हमारे बीम में वाई और एक्स तो दिया नहीं होगा, मोमेंट दिया होगा, है ना। हमें हमारा मोमेंट या फिर शियर फोर्स पता होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस शियर फोर्स को, जो भी हमारा शियर फोर्स, मान लीजिए हमें शियर फोर्स की मालूम वैल्यू है कितनी, मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 है हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू। हम क्या करेंगे, इस शेयर फोर्स की वैल्यू को, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, बीम है, उस बीम में हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। उस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी हमारे शेयर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था एसएफडी बीएमडी में, मतलब शेयर फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो सेक्शन लेते हैं और उसके या तो राइट या तो लेफ्ट साइड में जो है जितने भी फोर्सेस मतलब एक्ट कर रहे हैं उनका सम कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि उस सेक्शन पे कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है। वो हम उस शेयर फोर्स का क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इक्वेशन फाइंड आउट करके उसे जो है हम इस क्या बोलते हैं इक्वेशन पे रख देंगे, ठीक है। और फिर उसे क्या करेंगे, उसे क्या बोलते हैं ये करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो पहले एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मोमेंट का वैल्यू मिलेगा, फिर इसे एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कर्वेचर का वैल्यू मिलेगा, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते करते हमें ये सब चीज़ें जो है मिल जाएंगी, इसलिए जो इसका नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, डबल इंटीग्रेशन मेथड रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो आपका EI होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि EI जो होता है वो क्या होता है, आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। और अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की, ठीक है, अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की, तो वो क्या होता है, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, EI/L होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मेथड की। ये तो गई एक पहले मेथड की कि डबल इंटीग्रेशन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था। आप वो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि या तो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्या बोलते हैं फॉर्म में पूछ लेता है, या फिर ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा जो है मतलब फॉलोइंग में से वो आपको दे देगा अलग अलग इक्वेशन, और कह देगा बताओ इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो आपको बता रहा है कि मतलब शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर जो है मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो आपको जो है वहाँ पे पहचाना रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों को याद करके रखेंगे तो वहाँ पे जो है आपको एट द एंड जो है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, आपको जो है स्कोर करने में आसानी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मेथड की। अगला मेथड है हमारा मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड, जिसे हम मोहर्स मेथड भी कहते हैं। और ये जो है प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए, दोनों ही तरह के बीम के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें सिमेट्रिकल लोडिंग हो या फिर अनसिमेट्रिकल लोडिंग हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे हम किसी के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, यही इसकी खासियत है। और आपने भी जो जब अपने क्लासेस में मतलब जब आप कॉलेज टाइम में जो है आप इसका यूज़ करते होंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि काफ़ी आसानी तरीके से जो है इसमें जो है आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप जो है मिल जाता है। इसमें जो है अगर हम बात करें तो इन इट कंटिन्यूअस स्लोप इज अज्यूम्ड, हेंस इट कैन नॉट बी यूज इन बीम विथ इंटरनल हिंज एंड लिंक्स। ये जो है जो ऐसे बीम है जिनमें जो है इंटरनल हिंज है या फिर जिनमें लिंक है, उनके लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो है एक सेमीग्राफिकल मेथड है। कैसा मेथड है, सेमीग्राफिकल मेथड है। इसमें दो थियरम्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो थियरम्स होते हैं। एक थियरम के थ्रू हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं और एक थियरम के थ्रू हम स्लोप निकालते हैं। तो इसमें पहला थियरम क्या है, तो पहला थियरम है द चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इलास्टिक कर्व इक्वल्स द एरिया ऑफ मोमेंट M/EI डायग्राम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको अगर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप का डिफरेंस पता करना है, अगर आपको क्या बोलते हैं दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप का डिफरेंस पता करना है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका क्या बोलते हैं मोमेंट क्या बोलते हैं BMD बना है ना, जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है ना, उसे आप क्या कीजिए, उसे आप EI से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसे आप मतलब जो भी आपका मोमेंट का वैल्यू आप उसे EI से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका M/EI डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। जो भी आपका मोमेंट बना है, मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट मिला है, उसे आप EI से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है आपका M/EI डायग्राम मिल जाएगा। तो वो जो M/EI डायग्राम बनेगा ना मेरे भाई, उस M/EI डायग्राम का अगर आप मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया है उसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप अगर मैं मतलब थोड़ा सा और आसान करना चाहूँ तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि θA माइनस θB, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप का डिफरेंस पता करना है तो आप क्या कर सकते हैं 1/EI, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ BMD, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एरिया निकाल के फिर चाहे हम एरिया निकाल के फिर हम EI से डिवाइड करें या फिर पहले BMD को डिवाइड करके फिर हम एरिया निकालें, बात तो वही होने वाला है। तो आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम अपना स्लोप लेते हैं वो हम एक स्लोप इस तरह से लेते हैं कि जिसका वैल्यू 0 हो जाए, जिससे कि हमें जो है दूसरे पॉइंट पे जो है एक पूरा जो है वैल्यू मिल जाए, ठीक है, मतलब स्लोप बढ़िया से मिल जाए। जैसे कि अगर कोई बीम है और वो क्या है, अगर वो बीम जो है कैसा है, क्या कहते हैं, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है, तो उसमें जो आपका ये बनता है, क्या कहते हैं, स्लोप बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है।
मतलब डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको स्लोप निकालना है तो ऑब्वियसली आप एक पॉइंट यहाँ पे लीजिएगा ए और एक पॉइंट आप यहाँ पे लीजिएगा बी, मिड पॉइंट पे, ताकि जो है इस वैल्यू का ये जो वैल्यू अपने आप ही आपको मालूम है 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आपको आराम से थीटा ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इसे रखते हैं कुछ अब मतलब लॉजिक लगा के कि जो है हमें अपना मतलब जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू होता है वो मिल जाता है। और इसी तरह से जो है सेम थियरम जो है हमारे मतलब थियरम ऐसा ही है बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। थियरम 2 है हमारा, थियरम 1 तो हम स्लोप निकालने के लिए यूज़ कर लिए। थियरम 2 क्या है जिसे हम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है, तो है डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन इलास्टिक कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट अनदर पॉइंट बी equals the moment of area under m upon ei diagram between a and b about point a। ओवरऑल ये कहना ये चाहता है, ठीक है, ओवरऑल ये कहना ये चाहता है कि अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में जो है डिफ्लेक्शन को ये करें, डिफरेंस फाइंड आउट करें, अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो जो होगा आपको आप उसे जो है निकाल सकते हैं किस तरह से, आप जो है अपने एम अपॉन ई आई डायग्राम के मतलब जो आपका एम अपॉन ई आई डायग्राम बना है ना, जैसे मैंने आपको बताया जो आपका एम अपॉन ई आई डायग्राम बना है उसका एरिया का मोमेंट अगर आप निकाल देंगे ना तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप वाई बी माइनस वाई ए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 अपॉन ई आई कर लीजिए और एरिया ऑफ मोमेंट निकाल दीजिए, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दोज पॉइंट, बिटवीन ए एंड बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लेते हैं कि हमें जो है आराम से जो है किसी एक पॉइंट का जो है डिफ्लेक्शन मिल जाए। जैसा कि अगर हम इसी में बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे ए पॉइंट पे जो हमें डिफ्लेक्शन 0 मिलने वाला है और बी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, तो हम चाहें तो हम एक जगह पे ए की वैल्यू कर देंगे जो हमारा अपने आप 0 हो जाएगा और दूसरे पॉइंट पे हम अपने बी का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें अपना मतलब प्योर बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो पर्टिकुलर बी पॉइंट का। तो इस तरह से हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे मोमेंट एरिया मेथड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये दोनों ही थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड है हमारा मोमेंट डायग्राम बाय पार्ट्स। इसमें क्या करते हैं, ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो हम अपना बेंडिंग मोमेंट बना रहे थे ना, वो हम मतलब सभी बीम्स के लिए बना रहे थे। मतलब जो बीम है, मान लीजिए अगर बीम है, इस पर आपका ये 3-4 लोड लगे हैं, तो इन तीनों 4 लोड का हम एक ही बार बना देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, एक साथ। और उसके बाद जो हम उसका मतलब एरिया निकाल के और फिर हम उसे जो है जो भी यूज़ करना होता है स्लोप में या फिर क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन में, उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मतलब एक लोड की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसे बनाते हैं, फिर दूसरे लोड की वजह से बनाते हैं, यानी इंडिविजुअली बनाते हैं। हर लोड की वजह से जो इंडिविजुअली इफेक्ट आएगा उसे कैलकुलेट करके फिर उसे सम करते हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट at that section caused by each loading separately. Hence the effect of individual load considered instead of taking effect of all loads together for drawing bending moment diagram। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है जो भी आपका ये होता है इंडिविजुअल लोड्स होता है उनको कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मेथड की, जो कि हमारा मैकॉले मेथड। ये जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड मेथड होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड मेथड होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का। ठीक है, और इसे हम मेथड ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मेथड ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन भी कहते हैं। और इसमें हम हर तरह के लोड को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। हर लोड की वजह से, जैसे मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड का जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर मतलब उसमें अनसिमेट्रिकल लोड लगा हो या फिर अनप्रिज्मेटिक लोड हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं उस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। बट मैकॉलेज मेथड में ये एक इम्प्रूवमेंट किया गया और डबल इंटीग्रेशन मेथड में, और क्या बोलते हैं इस मेथड के थ्रू जो है अगर आपका अनसिमेट्रिकल लोड भी लगा है तो हम उसे क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके थ्रू जो है डिफ्लेक्शन आने वाले और स्लोप आने वाले को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैकॉलेज बीम मेथड कंजुगेट बीम मेथड की। इसकी कंजुगेट बीम मेथड की, तो इसका एक ही प्रिंसिपल पे है कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स को यूज़ करता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स इज यूज्ड इसमें। और इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम एक होता है रियल बीम, इसमें दो तरह के बीम होते हैं, एक होता है रियल बीम, एक होता है कंजुगेट बीम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका रियल बीम होता है ना, अगर आपको रियल बीम में स्लोप एट एनी पॉइंट निकालना है, ठीक है, अगर आपका रियल बीम में कोई किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है ना, तो वो जो है स्लोप होगा वो क्या होगा, वो कंजुगेट बीम मेथड में, कंजुगेट बीम में शियर फोर्स के बराबर होगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें रियल बीम की, जो आपका असली बीम है उसमें अगर आपको स्लोप निकालना है तो जो आपका कंजुगेट बीम है, जो कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी बीम है, उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो है शियर फोर्स को निकाल के हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप एट एनी पॉइंट इन रियल बीम इज इक्वल्स टू शियर फोर्स एट दैट पॉइंट इन कंजुगेट बीम। और उसी तरह से अगर हम बात करें हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो किसी रियल बीम में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट निकाल के जो है डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप को शियर फोर्स से और डिफ्लेक्शन को बेंडिंग मोमेंट से। ठीक है,
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सपोर्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट कंडीशंस दिए गए हैं और बताया गया है कि वहाँ पे जो है आपका जो क्या बोलते हैं मोमेंट होगा या फिर जो आपका शियर फोर्स होगा या फिर जो आपका स्लोप होगा या फिर डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला सपोर्ट कैसा है, पहला पिन सपोर्ट है, ठीक है, रियल बीम मेथड में। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन सा जो मतलब ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट है रियल बीम में तो वो कंजुगेट बीम में जो है हम किस सपोर्ट से जो है उसे रिप्लेस करेंगे, ये भी बताया गया है। तो मतलब उस तरह से बताया गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। तो देखिए क्या है, अगर आपका रियल बीम में जो है पिन सपोर्ट है तो ऑब्वियसली कंजुगेट बीम में भी उसे हम पिन सपोर्ट ही मानेंगे। लेकिन होगा क्या इसमें, आप देखिए अगर आप रियल बीम की बात करें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट की बात की जा रही है, तो इस पॉइंट पे अगर आपका थीटा जो है क्या है, मतलब इस पॉइंट पे आपको जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, क्योंकि ये पिन बीम है, ठीक है, क्योंकि ये पिंड सपोर्ट है, सॉरी, क्योंकि ये आपका पिंड सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है अपने मतलब अगर आप फोर्स लगाएंगे या फिर मोमेंट लगाएंगे तो ये आराम से घूम जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका आराम से जो है स्लोप मिल जा रहा है, ठीक है। स्लोप इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, स्लोप आपका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। बट डिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, जीरो होगा। पिन सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम उसी तरह से बात करते हैं कंजुगेट बीम मेथड में, कंजुगेट बीम में कि हमारा क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि ये हमारा जो है पिन सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको मोमेंट नहीं मिलेगा। मतलब मोमेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस टू टॉर्क, तो क्या होता है यहाँ पे हमें मोमेंट जो है जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, आपका मूव कर जा रहा है। और जो आपका शेयर फोर्स होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब शेयर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपका रिएक्शन लोड आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें जो है शेयर फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो शेयर फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और एक और बात कि अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि जो है मैं उन डाउट्स को अगले वीडियो में जो है क्लियर आउट कर सकूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला सपोर्ट कंडीशन है हमारा कौन सा, अगला सपोर्ट कंडीशन है रोलर सपोर्ट, ठीक है। और रोलर सपोर्ट में क्या होता है, अगर हम बात करें रियल बीम में तो जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, स्लोप होता है, ठीक है, ये स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्लोप का वैल्यू होगा वो फिर से नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इसमें भी कि यहाँ पे भी जो है आप जब लोड लगाएंगे तो यहाँ पे आराम से जो आपका बीम है वो मूव कर जाएगा, हमें कुछ ना कुछ स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, स्लोप का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन की, तो जब हम यहाँ पे लोड लगाएंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे लोड लगाएंगे फिर कहीं पे भी लोड लगाएंगे तो इस पॉइंट पे जो है हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्टिकल रिएक्शन लोड लग रहा है, तो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसी रोलर सपोर्ट को कॉन्जुगेट बीम में भी हम रोलर सपोर्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रोलर सपोर्ट के थ्रू ही बताते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो आपका जो शियर फोर्स है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। जैसा मैंने आपको बताया ऑब्वियसली रिएक्शन फोर्स लगेगा तो शियर फोर्स लगना ही लगना है, ठीक है, तो इस नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। और क्योंकि यहाँ पे हमें स्लोप आराम से मिल जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है किसी भी तरह का टॉर्क का, तो यहाँ पे हमें मोमेंट जो है इक्वल्स टू जीरो मिल जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले सपोर्ट की, जो कि हमारा इंटरनल पिन, अगर हमारे किस बीम में इंटरनल पिन है तो वहाँ पे भी हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम बात करें इंटरनल पिन को, हम फिर से अगर कंजुगेट बीम में बात करें तो उसे हम किससे ये करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसे भी हम इस तरह के मतलब इंटरनल हिंज के ही फॉर्म में जो है इस तरह से कुछ शो करके ये करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और इसमें आपका जो शेयर फोर्स होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, शेयर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, बट ऑब्वियसली एम की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लोप मिल रहा है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको मैंने बताया है कि जिस तरह से अगर आपका मूव कर जाएगा, ऑब्वियसली मूव करेगा तभी तो आपको यहाँ पे स्लोप मिल रहा है। तो स्लोप मिल रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंट नहीं मिल रहा, मोमेंट मिलता तो स्लोप नहीं मिलता, क्योंकि मोमेंट इज रेजिस्टेंस टू टॉर्क, ठीक है। और इफ देयर इज रेजिस्टेंस टू टॉर्क देन देयर विल बी नो स्लोप, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस ऑफ टॉर्क होगा वहाँ पे तो किसी भी तरह का आपको स्लोप नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मोमेंट नहीं होगा तो ही आपको जो है स्लोप मिलेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सपोर्ट की कि इंटरनल रोलर, ठीक है। तो इंटरनल रोलर में आप देख सकते हैं इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे जो है हम इंटरनल हिंज से ही जो है कंजुगेट बीम में भी इंटरनल हिंज से ही क्या बोलते हैं, रिप्लेस करते हैं। और एज इट इज़ यहाँ पे हमें फिर से क्या मिलेगा, स्लोप जो है कुछ ना कुछ मिलेगा, स्लोप की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया शेयर फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, स्लोप शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी बट मोमेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें स्लोप मिल जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपका कोई जो है कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, तो उसे हम यहाँ पे फ्री सपोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं कंजुगेट बीम में। और अगर आपका फ्री सपोर्ट है तो उसे हम रिप्लेस करते हैं फिक्स सपोर्ट से, फ्री को फिक्स से, फिक्स को फ्री से, ठीक है,
कंजुगेट बीम और रियल बीम में इस तरह से हम उसे रिप्लेस करते हैं। फिक्स है तो उसे फ्री कर देंगे, फ्री है तो उसे फिक्स कर देंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया है फ्री और फिक्स के लिए कंडीशन के लिए सेम वो चीज़ें आपको यहाँ पे लागू हो जाएंगी। हर पॉइंट के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। और ये एक स्लाइडर सपोर्ट है, ये एक स्लाइडर सपोर्ट है जो बेसिकली लिफ्ट या फिर आपने देखा होगा जो आपका कोलैप्स डोर होता है, जो आपका कोलैप्स डोर होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ करके होता है और यहाँ पे आपका जो है गेट होता है, आप इसे इस तरह से सरकाते हैं तो ये फिर पूरा जो है इस तरह से सरक के चला जाता है। तो इसे हम स्लाइडर सपोर्ट कहते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ये है जो आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो आपका डिफ्लेक्शन हो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, बट यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे हिंज पॉइंट नहीं है, हिंज नहीं है किसी तरह का, ना ही किसी तरह ये है, यहाँ पे ये फिक्स हो जा रहा है, जो हमारा बीम है वो यहाँ पे हमें फिक्स में हो जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो हमें थीटा है वो हमारा जीरो मिलेगा, यानी हमें यहाँ पे मूवमेंट जो है कुछ वैल्यू मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो हमारा स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्योंकि हमारा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये मतलब कोरिलेटेड है। इफ़ देयर इज, अगर थीटा अवेलेबल है, ठीक है, अगर थीटा अवेलेबल है तो आपका मोमेंट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका थीटा अवेलेबल है तो मोमेंट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपका शेयर फोर्स अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपका शेयर फोर्स अवेलेबल है तो आपका डिफ्लेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले मेथड की, तो अगला मेथड है मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क्स। ठीक है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क्स, और जिसे हम यूनिट लोड मेथड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, तो इसमें हम बेसिकली इसका एक सिंपल सा थिंकिंग है, ये ही कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बैठा हुआ है कि जो इतना एक्सटर्नल वर्क हो रहा है आपका वर्चुअल वर्क, उतना ही इंटरनल भी होगा। एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क, और ये जो है प्लास्टिक रेंज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू प्लास्टिक रेंज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ऑल्सो। ठीक है, बट उस कंडीशन में यहाँ पे जो आपका थीटा का वैल्यू होगा उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिसे हम करते थे m/i इज इक्वल टू m/i dx। ठीक है, जैसे हम इससे पहले अगर आप बात करें इलास्टिक रेंज में, तो इलास्टिक रेंज में हम कह सकते थे कि डी थीटा जो है वो इक्वल है किसके, m/ei इंटू डी एक्स के, बट ड्यू टू प्लास्टिक रेंज अब इसे हम क्या कह सकते हैं, अब ये जो है मतलब ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, डी थीटा को हम इसके इक्वल नहीं कह सकते, बट ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जिसे हम यूनिट लोड मेथड भी कहते हैं। इसमें यही होता है कॉन्सेप्ट कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले थियरम, अगले मेथड की, जो कि कास्टिग्लियानो थियरम या फिर मेथड। ठीक है, इसके दो थियरम्स हैं, कास्टिग्लियानो के दो थियरम्स हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चलिए जानते हैं हम लोग। तो पहला थियरम वो क्या है कि द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी, ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इन अ स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन कंपोनेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, मतलब कि अगर आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, पार्शियली डेरिवेट कर दे रहे हैं, किसके विथ रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, उस कंपोनेंट के किसी पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन से, ठीक है, एट अ पॉइंट से, मतलब किसी एक पॉइंट पे जो भी आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है उससे, तो आपको क्या मिलेगा, तो इट इज इक्वल्स टू द फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब उस फोर्स के वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसके थ्रू आप पता कर सकते हो। देखिए डेल यू क्या है, डेल मतलब होता है पार्शियल। देखिए डी जहाँ पे दिखाएगा मतलब होता है कि ये सीधा सीधा हम डेरिवेट कर दे रहे हैं, मतलब टोटल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट ऐसे जहाँ पे दिखाएगा ना, इसका मतलब होता है कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पार्शियल मतलब ये यू यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी का अगर आप यहाँ पे डेल्टा जो है आपका क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो अगर आप टोटल एनर्जी का आप डिफ्लेक्शन से क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिराइव कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जा रहा है, पी मिल जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप टोटल एनर्जी को अगर आप थीटा यानी कि स्लोप से डिराइव करेंगे तो आपको मोमेंट मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है ये दोनों किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई अपने पहले थियरम में। और इसी चीज़ का एकदम उल्टा जो है इनका दूसरा थियरम है, क्या है, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। यहाँ पे हमने बात की थी टोटल, पहले वाले में हमने बात की थी कि टोटल इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, मतलब फोर्स ये कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट लोड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल पी। ठीक है, टोटल एनर्जी डिराइव मतलब पार्शियली डिराइव कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू आपके फोर्स के, तो आपको क्या मिल जा रहा है, डेल्टा मिल जा रहा है, जो कि इसका सेम उल्टा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम उल्टा है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये इनकी सेकंड थियरम था।
तो और अगर हम बात करें इसके एप्लीकेबिलिटी की कि कब ये एप्लीकेबल है कब नहीं है, तो अगर हम बात करें पहले थ्योरम की ना मेरे भाई, तो ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही तरह के इलास्टिक स्ट्रक्चर में, अगर आपका लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर है, लीनियरली है या फिर नॉन लीनियरली है, तो ये दोनों ही के लिए जो है एप्लीकेबल होता है, बशर्ते जो आपका टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और जो सपोर्ट है वो आपका अनयील्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे थ्योरम की, तो दूसरा थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ ऐसे मतलब मेथड्स की जो जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या बोलते हैं हमारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं कुछ डायरेक्ट वैल्यूज़ की जिन्हें हमें याद करके रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली ये डायग्राम देके या फिर स्टेटमेंट में बोल के कि भाई एक लोड है, एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर हमने पॉइंट लोड लगा रखा है फ्री एंड पे, तो बताओ कि जो आपका डिफ्लेक्शन वो कितना होगा। तो इस तरह से उस टाइम के लिए जो है आप ताकि प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इस स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को याद रख के। ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रख के हम अपनी स्पीड को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने आपको लोडिंग कंडीशन दे रखी है। ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने डिफ्लेक्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको स्लोप दे रखा है। ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई कैंटिलीवर बीम है और उसका डब्लू लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है डब्लू उसके फ्री एंड पे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो डिफ्लेक्शन वो मिलेगा WL3I। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि अरे ये चीज़ मुझे याद रखनी पड़ेगी, तो हाँ भैया याद तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। WL3EI आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और WL2/2EI मिल जाएगा स्लोप। ठीक है। अगर आपका लोडिंग कंडीशन कैसा है, अगर आपका लोडिंग कंडीशन है कैंटिलीवर बीम है और यूडीएल लगा हुआ है पूरे इस पे, पूरे क्या बोलते हैं ओवरऑल लेंथ पे, तब आपका जो है कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो वो मिलेगा WL पे पावर 4/8EI। ठीक है। WL पे पावर 4/8EI। और अगर हम बात करें हमारे स्लोप की, तो WL3/6EI। ठीक है। WL3/6EI। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई हमारा कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे क्या लगा है, मोमेंट लगा है, तो हमें कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो हमें मिलेगा ML2/2EI। कितना मिलेगा, ML2/2EI। अगर हम बात करें स्लोप की, तो ML/EI। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्या बोलते हैं कंडीशन की, तो कैंटिलीवर बीम है और हमने क्या लगा रखा है, UVL लगा रखा है, तो हमें कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है, हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है WL पे पावर 4/30EI। कितना मिल रहा है, WL पे पावर 4/30EI। और अगर बात करें स्लोप की, तो हमें मिल रहा है WL3/24EI। कितना, WL3/24EI हमें जो मिल रहा है स्लोप मिल जा रहा है। उसके बाद ये तो हमने बात कर ली 4 ही कंडीशन थे जिनके बारे मतलब 4 कंडीशन थे कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड, जिनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में उसके हमने डब्ल्यू लोड लगा रखा है, तो हमें कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा WL3/48EI। ठीक है। WL3/48EI। और अगर हम बात करें स्लोप की, तो हमें स्लोप कितना मिल रहा है, WL2/16EI। ठीक है। WL2/16EI। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमने क्या लगा रखा है, हमने यूडीएल लगा रखा है। ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रखा है, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो कितना हमें मिलता है, जो कि हमें मिड पॉइंट पे मिलने वाला है। तो कितना मिलने वाला है, तो मिलने वाला है 5WL पे पावर 4/384EI। ठीक है। 5WL पे पावर 4/384EI। उसके बाद अगर हम बात करें स्लोप की, तो इस कंडीशन में हमें स्लोप मिलता है WL3/24EI। कितना, WL3/24EI। इसके बाद हम बात करते हैं कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमने पॉइंट लोड ही लगाया है, बट मिड पॉइंट पे नहीं लगाया है, किसी मतलब एक एंड से ए पॉइंट पे, ए डिस्टेंस पे, और दूसरे पॉइंट से बी डिस्टेंस पे लगाया है, तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन कितना मिल सकता है मैक्सिमम, उसकी बात करें तो हमें कितना मिलता है, PA²B²/3EIL। कितना, PA²B²/3EIL। इतना वैल्यू हमें मिलता है डिफ्लेक्शन, अगर हमने इस तरह से लोडिंग करके रखी है तो PA²B²। ठीक है। PA²B²/3EIL। अब हम बात करते हैं अगले कंडीशन की। हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट पे जो है एक मोमेंट लगा दिया। ठीक है। तब हमें कितना जो है स्लोप मिलता है। ठीक है। तब हमें कितना स्लोप मिलता है, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, स्लोप की बात करें, तो हमें कितना मिलता है, ML/24EI। कितना, ML/24EI। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स बीम की, ठीक है, फिक्स बीम है और बीच में पॉइंट लोड लगा रखा है आपने मिड पॉइंट पे, तो आपको कितना डेल्टा मिलेगा, ऑब्वियसली आपको कितना मिलेगा, 1/4 ऑफ WL3/24EI। यानी कि जो आपको सिंपली सपोर्टर पे मिलता था ना, जो आपका SSB में जो आपका डिफ्लेक्शन मिलता था, उसका 1/4 जो है आपको फिक्स बीम में मिलेगा, अगर आप मिड पॉइंट में लोडिंग कंडीशन कर रहे हैं तो। ठीक है। और थीटा यहाँ पे हमें 0 मिलने वाला है ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स बीम की, तो फिक्स बीम में अगर आप क्या कर रहे हैं, फिक्स में अगर आप यूडीएल लगा रहे हैं पूरे लोड पूरे मतलब लेंथ पे, ओवरऑल लेंथ पे, तो जो है आपको स्लोप कितना मिलेगा, तो ये स्लोप उतना ही मिलेगा, 1/5 ऑफ 5WL पे पावर 4/384EI। ये वैल्यू किसकी थी, तो ये वैल्यू थी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम की, जब यूडीएल लगा हुआ था। तो यानी कि इस जो आपको सिंपली सपोर्टेड में जो आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा ना,
जो सिंपली सपोर्टेड में आपका डिफ्लेक्शन मिलेगा उसका 1/5 गुना, मतलब 1/5, ठीक है, 1/5 टाइम्स। और बहुत बार ऐसे पूछ लेता है कि बताओ अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर हमने यूडीएल लगा रखा है, और एक फिक्स बीम है उस पर भी हमने यूडीएल लगा रखा है, तो बताओ इनका रेशियो कितना होगा डिफ्लेक्शन का। तो आप इनके थ्रू बता सकते हैं कि 1/5 होगा, या फिर जो भी मतलब आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं एक चीज़ बता दूँ कि फिक्स बीम है तो हमें थीटा जो है कितना मिलता है, 0 मिलता है, स्लोप जो है हमें नहीं मिलता, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिक्स बीम की ही। और इसमें क्या हुआ है, आपका जो लोड है वो किस तरह से लगा हुआ है, वो मिड पॉइंट पे नहीं लगा हुआ है, किसी ए डिस्टेंस पे लगा हुआ है एक एंड से, और बी डिस्टेंस पे लगा हुआ है किसी दूसरे एंड से, ठीक है, ए और बी डिस्टेंस से। तो इसमें कितना हमें ये मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो मिलेगा पी ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 3 EI L क्यूब, ठीक है, पी ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 3 EI L क्यूब, ठीक है। तो इतना आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात कर ली हमने कुछ लोडिंग कंडीशंस की, जिनका डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ ये चैप्टर था आपका, खत्म हो गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जिनके थ्रू जो है मुझे पता चल सके, और मैं जो हूँ अगले वीडियो में उन जो भी मतलब आपके डाउट्स हैं उन्हें मैं ख़त्म कर दूंगा, उन्हें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप जो है वीडियो पसंद आया होगा, आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर से आप जो है वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप भी अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और PDF और नोट्स के लिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जुड़ जाइए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ही लिंक मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये था इस वीडियो में, और ये हमने बात कर ली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।